Okay, in this topic we are going to discuss the mathematical expression for Compton shift। और mathematical expression जो है इसके लिए सबसे पहले हम कुछ assumptions लेंगे। सबसे पहली assumption जो हमारी यहाँ पे होगी वो क्या होगी? assumptions में से नंबर 1 हमारे पास assumption ये होगी कि ये जो इंसिडेंट बीम है इट स्ट्राइक्स विद द फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसको हमने कहा कि लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं नियर द सरफेस ऑफ द मेटल। तो इसको हम क्या कहेंगे? फर्स्ट assumption हमारी ये है कि इंसिडेंट बीम interacts with only free electrons of surface। और दूसरी assumption यहाँ पे हमारी होगी कि the velocity of electron is ज़ीरो इनिशियली। इनिशियल वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रॉन्स की वो ज़ीरो होगी। दीज आर टू assumptions। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें हमारे जो कैलकुलेशन और एनालिसिस के अंदर लॉज यूज़ होंगे वो कौन से होंगे। तो पहला जो हमारा इस एनालिसिस के अंदर लॉ यूज़ होगा वो होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें क्या बताता है? द एनर्जी कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड एंड इट कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड। कभी भी इसको प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, सिर्फ इसको एक फॉर्म में दूसरी फॉर्म से एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। दूसरा जो हमारे पास लॉ होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इन दोनों लॉज की मदद से हम ये सारे का जो सारा प्रोसेस है एनालिसिस करेंगे। एक मज़ीद चीज़ हमें यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी वो होगी रिलेटिविस्टिक इफ़ेक्ट। और इसको पढ़ने की जो रीज़न है वो क्या है? इसको पढ़ने की जो रीज़न है बेसिकली वो ये है कि यहाँ पे शुरू में जो हमने प्रोसेस एक डिफ़ाइन किया था स्कैटरिंग वाला, उसी की मदद से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जब बिलियर्ड बॉल्स की तरह बहुत सारे बॉल्स, बिलियर्ड बॉल्स जो हैं वो कुछ इस तरह से बंच ऑफ बॉल्स जो है वो हमें यहाँ पे मिलता है। और इन बिलियर्ड बॉल्स को जब किसी एक बॉल के साथ स्ट्राइक किया जाता है तो इस बॉल का जो मोमेंटम है और जो एनर्जी है वो जाके इनके अंदर तकसीम हो जाती है। हो सकता है इसका मोमेंटम कुछ पार्ट ऑफ दैट मोमेंटम इसको मिल जाए, कुछ इसको, कुछ इसको, कुछ इसको, और इसके नतीजे में जो बॉल्स हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर मूव करते हैं। और ये जो इंसिडेंट बॉल होता है ये इटसेल्फ कहीं टकराता किसी तीसरी चौथी डायरेक्शन में किसी ना किसी डायरेक्शन में चला जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये बेसिकली कॉम्पटन इफ़ेक्ट वर्क्स लाइक दिस। इसके अंदर मोमेंटम भी होता है और एनर्जी भी होती है। अब ये क्या चीज़ है? ये जो है ये बेसिकली फोटोन है। फोटोन किसको कहते हैं? इट इज़ द पैकेट ऑफ एनर्जी। और ये एनर्जी किस चीज़ की है? इट इज़ द एनर्जी ऑफ लाइट वेव्स की जो एनर्जी है ये बेसिकली फोटोन उसका पैकेट है। इसका मतलब है इसकी जो मोमेंटम किसके बराबर होता है? मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी के बराबर होता है। इसका मतलब है इसकी जो स्पीड होगी वो बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी। इट मीन्स जब ये बॉल नुमा चीज़ जो फोटोन है ये जाके स्ट्राइक करेगा, ये जिसके साथ भी जाके स्ट्राइक करेगा उसको अपना मोमेंटम ट्रांसफ़र करेगा। इसका मतलब है अगर ये मैक्सिमम मोमेंटम ट्रांसफ़र करता है तो ये जो बॉल होंगे इनकी जो स्पीड है ये अप्रोच करेगी सी को, स्पीड ऑफ लाइट को। तो इन बॉल्स की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करेगी। और जब भी स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करती है चीज़ों की स्पीड तो इसका मतलब है वहाँ पे रिलेटिविस्टिक इफ़ेक्ट्स जो हैं वो इन हो जाते हैं। रिलेटिविस्टिक इफ़ेक्ट्स क्या हमें बताते हैं कि मास वेरिएशन शुरू हो जाती हैं, साइज़ वेरिएशन शुरू हो जाती हैं। जब भी कोई चीज़ 1/10 ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करती है तो वहाँ पे क्या प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं?
उसके मास के अंदर और स्पीड उसकी जो लेंथ के अंदर वेरिएशन जो हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। तो हमें यहाँ पे सिर्फ मास की वेरिएशन जो हैं वो कंसिडर करनी पड़ेंगी। ओके, सो हम यहाँ पे रिलेटिविस्टिक इफ़ेक्ट्स जो हैं इनकी रीज़न भी लिखेंगे। रिलेटिविस्टिक इफ़ेक्ट्स जो हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। दीज इफ़ेक्ट्स आर सिंस फोटोन is moving at speed of light, when it hits an electron, a free electron, क्योंकि हमारी assumption है free electron, when it hits a free electron, that will start to move near the speed of light. So we must include relativistic इफ़ेक्ट्स। और रिलेटिविस्टिक मास जो है ये किसके बराबर होता है, m इज़ इक्वल टू एम नॉट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। दिस इज़ रिलेटिविस्टिक मास। अब इसके अंदर जो m नॉट है ये बेसिकली रेस्ट मास है, m जो है ये क्या है, रिलेटिविस्टिक मास, और यहाँ पे c इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, और v यहाँ पे क्या होगा, v जो है ये बेसिकली स्पीड ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन होगी, और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्कैटर हो रहे हैं, स्पीड ऑफ scattered electron. So these are the basic assumptions and conditions for the measurement and derivation of mathematical expression for Compton's shift. इसके बाद हम एनर्जी और मोमेंटम के x कंपोनेंट्स और y कंपोनेंट्स को डिफ़ाइन करेंगे और अपनी कैलकुलेशन को फॉरवर्ड मूव करवाएंगे। ओके, सो कैलकुलेशन से पहले हम ये एक इनिशियल वैल्यूज़ का जो टेबल है ये तैयार करेंगे। इसके अंदर आप दो तरह की कैटेगरीज देख रहे हैं, बिफोर स्कैटरिंग एंड दिस इज़ आफ्टर स्कैटरिंग। बिफोर स्कैटरिंग हमने सबसे पहले एनर्जी फ़ोटोन की और इलेक्ट्रॉन की लिखनी है, उसके बाद एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम फ़ोटोन का और इलेक्ट्रॉन का लिखना है, फिर वाई कंपोनेंट ऑफ फ़ोटोन एंड इलेक्ट्रॉन लिखने हैं, उसके बाद हमने एनर्जी आफ्टर स्कैटरिंग लिखनी है फ़ोटोन की, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन की, और एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम जो कि फ़ोटोन और इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए हमने लिखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फ़ोटोन बिफोर स्कैटरिंग का मतलब क्या होगा, इंसिडेंट, ठीक है। तो इंसिडेंट फ़ोटोन की जो एनर्जी होगी, ये जो फ़ोटोन हमने इंसिडेंट किया इसकी एनर्जी HF के बराबर है, जो कि हमारे पास ऑलरेडी प्लैंक्स कांस्टेंट की मदद से जो एनर्जी आती है HF के बराबर है। अब ये जब यहाँ से एमिट हुआ तो इसकी जो एनर्जी है स्कैटर्ड फॉर्म में वो HF प्राइम के बराबर आएगी। तो आफ्टर स्कैटरिंग इसकी एनर्जी HF प्राइम के बराबर आ जाएगी। देन इलेक्ट्रॉन की जो रेस्ट मास एनर्जी होगी वो m नॉट सी स्क्वेयर आएगी, E इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, बिकॉज E इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, इस इक्वेशन से हम लिख रहे हैं। और इसकी जो आफ्टर स्कैटरिंग एनर्जी आएगी वो एम सी स्क्वेयर के बराबर आ जाएगी। ओके, सो इसके बाद जो है वो हम जो दूसरी कंडीशन है वो हमारे पास x और y कंपोनेंट्स ऑफ दी मोमेंटम ऑफ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन, इसके लिए हम इन दो वेक्टर्स को यूज़ करेंगे। और इन दो वेक्टर्स को कंपोनेंट फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं, लेट्स से सबसे पहले हम हमारे पास जो HF है इसको हमने, इसका जो मोमेंटम होगा px,
ये जो मोमेंटम है इसको हमने कंपोनेंट्स में डिवाइड किया, बल्कि उससे पहले हम इसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स जो इनिशियल हैं वो लिख सकते हैं। इनिशियल कंपोनेंट्स जो होंगे वो हमें पता है, चूँकि फोटोन जो है ये हॉरिजेंटल एक्सिस पे है, इसका सिर्फ एक्स कंपोनेंट होगा और इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा उसको हम एच एफ ओवर सी के बराबर लिख सकते हैं, और इसका जो वाई कंपोनेंट होगा वो ज़ीरो होगा, चूँकि ये किसी टेढ़ी डायरेक्शन में होता तो इसका वाई कंपोनेंट एग्जिस्ट करता। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है इसका एक्स और वाई दोनों मोमेंटम के कंपोनेंट ज़ीरो होंगे, चूँकि हमने एज्यूम किया हुआ है कि ये दोनों जो हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है इनिशियली एट रेस्ट है, लिहाजा इसके दोनों कंपोनेंट्स जो हैं वो ज़ीरो होंगे। अब बाकी रह जाते हैं ये चारों कंपोनेंट्स। इनको फाइंड आउट करने के लिए हम इन दोनों वेक्टर्स को, जो मोमेंटम यहाँ पे होगा और जो मोमेंटम यहाँ पे होगा, इन दोनों मोमेंटम्स को एक्स और वाई कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। तो ये जो कंपोनेंट होगा, ये जो इंसिडेंट बीम होगी, इसका हॉरिजेंटल एंगल जो हमें पता है फाई के बराबर है, तो इसका जो मोमेंटम होगा वो होगा पी और कॉस ऑफ फाई sine of phi, and this component will be equal to p into cos of phi. ओके, सो ये p जो है यहाँ पे ये किसके बराबर होगा, दैट मोमेंटम विल बी इक्वल टू एच एफ प्राइम ओवर सी. दिस इज द मोमेंटम ऑफ फोटोन. दिस इज मोमेंटम ऑफ scattered photon. सो इस लिहाज से हम इसका जो x कंपोनेंट होगा वो किस तरह लिखेंगे, p cos थीटा यानी h f प्राइम ओवर c इंटू कॉस फाई, और जो इसका y कंपोनेंट होगा वो हम लिखेंगे h f प्राइम ओवर c इंटू साइन ऑफ फाई. सो ये दोनों कंपोनेंट्स जो हैं ये हमारे पास हो गए फॉर दी फोटोन. अब इलेक्ट्रॉन के लिए हमें ये वाला वेक्टर जो है इसको कन्वर्ट करना है. तो इस वेक्टर को किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, इस वेक्टर की कन्वर्जन जो है वो बिल्कुल इसी तरह से होगी. ये जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है इसका, वो यहाँ हॉरिजेंटल जो लाइन है वो यहाँ पे आएगी, थीटा जो है यहाँ पे है, और इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगा. अगर ये p वेक्टर है जो मोमेंटम का, तो इट मींस थीटा के अपोजिट जो है ये p साइन थीटा बनेगा और ये वाला p कॉस थीटा. और यहाँ पे जो p होगा, ये जो मोमेंटम है ये किसके बराबर होगा, चूँकि ये जो मोमेंटम है ये बेसिकली फ़ोटोन का मोमेंटम नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है, और इलेक्ट्रॉन जो है ये एक मैसिव पार्टिकल है, लिहाजा इसका p जो मोमेंटम का है ये mv के बराबर होगा. तो इसका जो x कंपोनेंट होगा वो mv cos थीटा के बराबर होगा, और दूसरा जो इसका कंपोनेंट होगा वो mv साइन थीटा के बराबर होगा. तो ये हमारा जो टेबल है इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा. अब इस टेबल को यूज़ करते हुए हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जब फाइंड आउट करेंगे, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हमारे पास ये जो एनर्जी इनिशियल्स हैं और फाइनल्स हैं इनका सम जो है वो बराबर होगा. तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये जो इनिशियल एनर्जीज़ हैं एच एफ प्लस एम नॉट सी स्क्वेयर इज़ इक्वल टू फाइनल एनर्जीज़ जो है ये एच एफ प्राइम प्लस एम सी स्क्वेयर. ओके, सो यहाँ पे हम थोड़ी सी वेरिएशन इसके अंदर प्रोड्यूस करेंगे. एच एफ माइनस एच एफ प्राइम इज़ इक्वल प्लस एम नॉट सी स्क्वेयर इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वेयर. इस इक्वेशन को हम नोट डाउन कर लेंगे. लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ओके, सो यू पीपल हैव टू नोट डाउन दिस इक्वेशन, और इसके बाद हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को लेके आगे बढ़ेंगे बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की कंजर्वेशन जो है ये चूँकि थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होगी, इससे इसके दो कंपोनेंट्स हैं.
ओके, सो हम इसको कंपैरेटिवली फाइंड आउट करेंगे। पहले कंजर्वेशन ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम होगा, जिसके अंदर हम एक्स कंपोनेंट्स, ये जो हमें दोनों नज़र आ रहे हैं, इनका मजमूआ जो है ये बराबर होगा एक्स फाइनल कंपोनेंट्स। तो फाइनल एक्स कंपोनेंट्स जो हैं ये हैं इन स्कैटरिंग और इंसिडेंट बिफोर स्कैटरिंग। जो कंपोनेंट्स एक्स कंपोनेंट्स हैं उनका मजमूआ बराबर होगा आफ्टर स्कैटरिंग। और आफ्टर स्कैटरिंग हमारे पास जो है ये एच एफ प्राइम ओवर सी इंटू कॉस फाई प्लस एम वी इंटू कॉस थीटा इसके बराबर आ रहे हैं। और इसी तरह से कंजर्वेशन ऑफ वाई कंपोनेंट्स में देखेंगे तो वाई कंपोनेंट दोनों के ज़ीरो प्लस ज़ीरो के बराबर हैं। और इनिशियल यानी बिफोर स्कैटरिंग और आफ्टर स्कैटरिंग जो है वो एच एफ प्राइम ओवर सी और साइन फाई प्लस एम वी और साइन थीटा। सो दीज आर द टू इक्वेशंस। अब इनको हमने सॉल्व करना है। इसको हम इक्वेशन को एच एफ इस को थोड़ा सा सॉल्ट आउट करते हैं तो ये आ जाएगी साइन फाई इज़ इक्वल टू माइनस एम वी इंटू साइन थीटा। एंड दैट इक्वेशन, उसके बाद हमारे पास यहाँ से जो इक्वेशन आएगी वो क्या होगी, एच एफ ओवर सी इज़ इक्वल टू एच एफ प्राइम ओवर सी इंटू कॉस फाई प्लस एम वी कॉस थीटा। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली तो हमारे पास जो फाइनल रिज़ल्ट्स हैं वो आ जाएंगे। ओके, सो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं और इसको हम कहते हैं दिस इज़ इक्वेशन नंबर 4।